हेलो। मैं आप सबों का आश्रम आईएएस एकेडमी के वेबिनार में स्वागत करता हूं। मैं इसके पहले कि मैं वेबिनार के ऊपर कुछ बोलूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अविनाश सिन्हा हूं। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूं। हमने आईआईटी कानपुर से अपना पीएचडी डिग्री हासिल किया है। मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और हेड भी रहा हूं। मैं लास्ट 18 ईयर्स से 18 सालों से आईएएस एस्पायरेंट्स को फिलॉसफी और एथिक्स से पढ़ाते आ रहा हूँ। मैंने अनअकादमी में भी 2 वर्ष आईएएस एस्पायरेंट्स को फिलॉसफी पढ़ाया है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएएस, आईपीएस, आईआरएस का एग्जाम क्लियर करके विभिन्न जगहों पर डीएम और एसपी के पोस्ट पर स्थापित हैं। मैंने जीएस पेपर 4 पर एक पुस्तक भी लिखा हूँ। इस पुस्तक का टाइटल है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इस पुस्तक में मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो भी संभावित प्रश्न आईएएस में पूछे जाएं, उन सब का जवाब यहाँ पर हो। मैं चूंकि एथिक्स में स्पेशलाइज्ड किया हूँ, इसलिए यह बुक आप सबों के लिए बहुत ही श्रेष्ठकर है और बहुत ही जरूरी है। हम कहेंगे कि आप सभी एक बार इस पुस्तक को देखें। यह पुस्तक पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है। अब मैं मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बात करूंगा। आपको मैं बताऊं कि मोबाइल एप्लीकेशन आश्रम आईएएस एकेडमी ने लॉन्च किया है, और आपको जानकर यह खुशी होगी कि यह मोबाइल एप्लीकेशन एक बिग सपोर्ट है आईएएस एस्पायरेंट्स को अपना एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। क्यों? इसके 3 कारण हैं। पहला है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन के से फिलॉसफी, एथिक्स, ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नंबर 2, आप जब क्विज लेंगे तो आपको अपना मार्क्स पता चलेगा, और जब आप देखेंगे कि आपके मार्क्स अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर से आप तैयारी करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, चूंकि मोबाइल एप्लीकेशन लेटेस्ट पैटर्न जो आईएएस के एग्जामिनेशन का है उस पर आधारित है, इसलिए आप जो भी मार्क्स यहाँ मोबाइल एप्लीकेशन के क्विज में ऑब्टेन करेंगे, करीब करीब वही मार्क्स आपको आईएएस एग्जामिनेशन में मिलेगा। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके फिलॉसफी में 9 यूनिट्स हैं, एथिक्स में 8 यूनिट्स है, ज्योग्राफी में 5 यूनिट है, और हर यूनिट में करीब करीब 80 क्वेश्चंस हैं, जिसके 4 ऑब्जेक्टिव आंसर्स हैं, जिनमें एक करेक्ट आंसर है। आप वो क्विज में जाएंगे, आप लेंगे, और फिर अपना क्या मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है उसे भी आप देख पाएंगे। तो यह मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी एडवांटेज है। अब मैं आपका ध्यान जो वेबिनार का टॉपिक है उसकी ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। वेबिनार का टॉपिक है अरिस्टोटल्स फॉर्म एंड मैटर, सब्सटेंस एंड कॉजेशन। पहले मैं फॉर्म एंड मैटर के विषय में बात करता हूँ। अरिस्टोटल का जो फॉर्म एंड मैटर का सिद्धांत है, वह वस्तुतः एक मेटाफिजिकल क्वेश्चन का जवाब है, आंसर है। मेटाफिजिकल क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स? और इस प्रश्न का जवाब अरिस्टोटल ने दिया है और कहा है कि फॉर्म एंड मैटर आर अल्टीमेट रियलिटीज ऑफ दिस यूनिवर्स। अरिस्टोटल ने
अपने इस सिद्धांत की स्थापना दो प्रकार के मेटाफिजिकल सिद्धांतों की आलोचना करते हुए किया है। पहला सिद्धांत है प्लेटो का आइडियलिज्म का, जो कहता है कि आइडिया इज द रियलिटी, और दूसरा है डेमोक्रिटस का मटेरियलिज्म, जो कहता है कि मैटर इज द रियलिटी। अब अरिस्टोटल ये तर्क देते हैं, यह जो विश्व है उसमें लिविंग बींग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, लेकिन जो प्लेटो का आइडिया है, क्योंकि वह कॉन्शियस है, इसलिए वह केवल लिविंग बींग्स की व्याख्या कर सकता है, वह नॉन लिविंग थिंग्स की व्याख्या नहीं कर सकता। और दूसरी ओर डेमोक्रिटस का जो मैटर है वो केवल नॉन लिविंग थिंग्स की व्याख्या कर सकता है, लिविंग बींग्स की व्याख्या नहीं कर सकता है। इसलिए दोनों में से कोई भी सिद्धांत पूरे विश्व की व्याख्या नहीं कर सकता है। और इसीलिए अरिस्टोटल ने यह निष्कर्ष निकाला कि वस्तुतः जब हम आइडिया और मैटर दोनों को अल्टीमेट रियलिटीज मान लेते हैं, तब इन दोनों से समस्त विश्व की व्याख्या करना संभव हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने इस मैटर फॉर्म थियरी की स्थापना की है। अब आप एक देखेंगे कि ये जो सिद्धांत है अरिस्टोटल का, वो सिद्धांत के आधार पर अरिस्टोटल ने सब्सटेंस की चर्चा की है। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको सब्सटेंस की बात करूंगा, लेकिन इसके पहले फॉर्म क्या है और मैटर क्या है उसकी बात करूंगा। ये फॉर्म की चर्चा करते हुए अरिस्टोटल ने कहा कि फॉर्म का, किसी वस्तु का फॉर्म का अर्थ केवल शेप या साइज नहीं होता, बल्कि फॉर्म के अंदर फंक्शन भी आता है। और यह आप देखेंगे कि उस वस्तु का अगर फंक्शन नहीं ठीक है तो फिर उसका फॉर्म भी ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी चर्चा मैं करूंगा। यह देखूंगा कि यह जो मैटर है वह इनडिटर्मिनेट है और फीचरलेस है, क्वालिटीलेस है, एट्रीब्यूटलेस है। दूसरी ओर जो फॉर्म है, जैसा मैंने बताया, उसका एलिमेंट केवल शेप एंड साइज वस्तु का नहीं है, बल्कि दूसरे एलिमेंट भी उसके हैं। जैसे वस्तु का फंक्शन भी वस्तुतः फॉर्म का एक एलिमेंट है। उदाहरण के लिए एक हाथ, जिसका फंक्शन है किसी चीज को पकड़ना, तो इस हाथ को हम हाथ तभी तक कहेंगे जबकि यह अपना फंक्शन करते रहेगा। लेकिन जैसे ही हाथ अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, हम इसे हाथ नहीं कहते। उदाहरण के लिए जब हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है, तब हम उसे एक लंप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स कहते हैं, उसे हाथ नहीं कहते, क्योंकि वो फंक्शनलेस हो गया है। उसी प्रकार एक मनुष्य जब तक जिंदा है, फंक्शन कर रहा है, तब तक हम उसे मनुष्य कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है, हम उसे मनुष्य नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? उसे हम डेड बॉडी कहते हैं। तो इसके आधार पर अरिस्टोटल ये सिद्ध करते हैं कि एक वस्तु का जो फॉर्म होता है उसमें केवल शेप साइज ही एलिमेंट नहीं है, बल्कि उसका फंक्शन भी एक एलिमेंट है। अब मैं आपका ध्यान सब्सटेंस
अरिस्टोटल का जो सब्सटेंस है उसकी ओर आकृष्ट करूंगा। फॉर्म और मैटर, इन दोनों के मिलने से सब्सटेंस की उत्पत्ति होती है। देखिए, इसलिए अरिस्टोटल ने सब्सटेंस की परिभाषा देते हुए बताया है कि सब्सटेंस इज द एडमिक्सचर ऑफ फॉर्म एंड मैटर। यानी सब्सटेंस क्या है? फॉर्म और मैटर का कॉम्बिनेशन है। इसे ही हम सब्सटेंस के नाम से पुकारते हैं। और अरिस्टोटल ने यह बात बताई कि संसार की समस्त वस्तुएं और संसार के समस्त प्राणी सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि समस्त वस्तुएं भी फॉर्म एंड मैटर के कॉम्बिनेशन हैं और समस्त प्राणी भी फॉर्म और मैटर के कॉम्बिनेशन हैं। और तब अरिस्टोटल ने बताया कि जो फॉर्म है वो सब्सटेंस को यूनिवर्सल एलिमेंट प्रोवाइड करता है। ध्यान देंगे, जैसे मनुष्य एक सब्सटेंस है और उसका मैनेनेस जो फॉर्म है, आज्ञा है, वो उसे यूनिवर्सल एलिमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि यह मैनेनेस सिर्फ उसमें नहीं बल्कि दूसरे मनुष्यों में भी यह एलिमेंट पाया जाता है। और मैटर वो मनुष्य को यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। व्हाट डज इट मीन? एक व्यक्ति का जो बॉडी है, मनुष्य का जो बॉडी है, वो उसका यूनिक है, क्योंकि दूसरे मनुष्यों का बॉडी से वो भिन्न है। तो इस प्रकार अरिस्टोटल इस बात को साबित करते हैं कि कैसे सब्सटेंस इस फॉर्म और मैटर दोनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। फिर अरिस्टोटल ने सब्सटेंसेस को एक असेंडिंग स्केल में रखा है। यह असेंडिंग स्केल क्या है? यह प्रीडोमिनेंस ऑफ फॉर्म पर आधारित है, अर्थात जिस सब्सटेंस में फॉर्म ज्यादा होगा, मैटर कम होगा, वो स्केल में ऊपर रहेगा। और जिस फॉर्म में मैटर ज्यादा है, फॉर्म कम है, वो नीचे रहेगा। इस प्रकार उन्होंने समस्त सब्सटेंसेस को इस प्रकार स्केल में रखा। सबसे नीचे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद प्लांट्स है, उसके बाद एनिमल्स है, उसके बाद ह्यूमन बींग्स है, उसके बाद स्पिरिट्स है, और सबसे ऊपर गॉड है जो प्योर फॉर्म है। वो एक सबसे ऊपर का सब्सटेंस है। तो इस प्रकार अरिस्टोटल का स्केल ऑफ सब्सटेंस की बात होती है। अब मैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन की बात करूंगा। वस्तुतः ये फॉर्म एंड मैटर की जो बात मैंने शुरू की वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस थ्योरी ऑफ कॉजेशन के लिए। अरिस्टोटल का क्या थ्योरी ऑफ कॉजेशन है? वस्तुतः उनका थ्योरी ऑफ कॉजेशन एक वस्तु की उत्पत्ति और प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करता है। यह काम है थ्योरी ऑफ कॉजेशन का, और इसलिए उनका थ्योरी ऑफ कॉजेशन मेटाफिजिकल कहा जाता है। वो मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ कॉजेशन के नाम से पुकारा जाता है। अरिस्टोटल ने 4 प्रकार के कारणों की चर्चा की है। पहला है मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज किसी वस्तु का वो मैटर है जिससे उस वस्तु का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए पीचर, मिट्टी का घड़ा, उसका मटेरियल कॉज है क्ले। क्यों? क्योंकि क्ले से ही उस घड़े की जो पिक्चर है उसका निर्माण होता है। दूसरा है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज इज मोशन गिवर, अर्थात
यह वस्तु के निर्माण में गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जो पिक्चर है, घड़ा है, उसका एफिशिएंट कॉज पॉटर होगा, क्योंकि पॉटर ही उस क्ले को उठाकर चाक पर रखता है, अपने शाफ्ट से उसे घुमाता है और तब वो घड़े का निर्माण करता है। इसलिए पॉटर एफिशिएंट कॉज है। फॉर्मल कॉज उस वस्तु का आकार है, शेप है, साइज है। और फाइनल कॉज अरिस्टोटल के अनुसार उस वस्तु का जिसका निर्माण हो रहा है उसका प्रयोजन है, पर्पस है। अब जैसे घड़े का फाइनल कॉज है पानी रखना, टू कंटेन वाटर, और यह ही उसका मेन पर्पस है। इसे हम घड़े का फाइनल कॉज कहेंगे। अब मैं नेक्स्ट यह देखने जा रहा हूं कि कैसे अरिस्टोटल ने उन चारों कारणों को दो कारण में रिड्यूस किया है। सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले अरिस्टोटल ने फाइनल कॉज को एफिशिएंट कॉज में रिड्यूस किया। कैसे? जब तक पॉटर के दिमाग में उस घड़े का प्रयोजन नहीं पता है पानी रखना, तब तक वो पॉटर अपना मूवमेंट नहीं शुरू करेगा। तो इसलिए जो फाइनल कॉज है पिक्चर का, टू कंटेन वाटर, वो रिड्यूस्ड हो जाता है ऐसे एफिशिएंट कॉज जो पॉटर है। और एफिशिएंट कॉज अरिस्टोटल ने बताया रिड्यूस्ड हो जाता है फॉर्मल कॉज में, क्योंकि जब तक पॉटर के दिमाग में वह आकार नहीं होता कि किस आकार का उसे घड़े बनाना है, तब तक वो अपना कार्य शुरू नहीं करता है। तो इस प्रकार जो एफिशिएंट कॉज है वो फॉर्मल कॉज में रिड्यूस्ड हो जाता है। इस तरह ये तीनों कारण, फाइनल, एफिशिएंट एंड फॉर्मल, रिड्यूस्ड होकर एक कारण बन जाता है फॉर्मल कॉज, और दूसरा है मटेरियल कॉज। अब आप ये देखेंगे कि अरिस्टोटल जिन्होंने शुरू किया था फॉर्म एंड मैटर से, याद करिए, उस फॉर्म एंड मैटर को यहाँ पर उन्होंने सिद्ध किया कि कैसे ये चारों कारणों से निकलते हैं। उन्होंने कहा कि यह जो फॉर्मल कॉज है रिड्यूस्ड होकर जो आया है उससे फॉर्म की उत्पत्ति होती है, और जो मटेरियल कॉज है उससे मैटर की उत्पत्ति होती है। इस तरह अरिस्टोटल इसे सिद्ध करते हैं कि वस्तुतः कैसे फॉर्म एंड मैटर किसी वस्तु के निर्माण और उत्पत्ति का कारण है। अब हम यह देखेंगे कि यह जो अरिस्टोटल का सिद्धांत है फॉर्म एंड मैटर का, वो आज के साइंटिफिक एज के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। कैसे रेलिवेंट है? इसलिए कि जो अरिस्टोटल ने इस सिद्धांत के विषय में बातें बताई वो आज इंस्पायर कर रहा है डिस्कशंस को, फिलॉसफी में, साइंस में, एजुकेशन में जोर शोर से उस पर चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, अरिस्टोटल का जो विचार था इस दुनिया के एग्जिस्टेंस, स्ट्रक्चर और पर्पस के विषय में, उसी बात को आज साइंस भी दोहरा रहा है और उसे एक्सेप्ट कर रहा है। फिर जो अरिस्टोटल ने यह बताया, सिद्ध किया कि कैसे एक वस्तु में फॉर्म और मैटर, फॉर्म और मटेरियल दोनों एस्पेक्ट है, आज साइंस भी इसी बात को सिद्ध करने में लगा हुआ है कि एक वस्तु में क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका फॉर्म है, क्या उसका मैटर है। इसलिए आज साइंस भी किसी वस्तु की व्याख्या में उसी तरह की बात कर रहा है जो बात अरिस्टोटल ने बहुत पहले अपने दर्शन में कर रखा है। तो इस प्रकार यह
जो सिद्धांत है अरिस्टोटल का फॉर्म एंड मैटर का, वो बहुत रिलेवेंट है आज के युग में ही। अब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है कि हमारे फिलॉसफी के स्टूडेंट्स इतने अटेंटिव हैं और इतना कीन इंटरेस्ट उनमें है कि बहुत बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। मैं उनके इस इंटरेस्ट को अप्रिशिएट करता हूँ, यह जो टैलेंट है उसे अप्रिशिएट करता हूँ। और चूंकि यहाँ पर वो सारे जो सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिमिलर सवाल पूछे गए हैं, और यहाँ इसलिए मैं 5 प्रश्नों का जवाब देने जा रहा हूँ। पहला सवाल है जिसे रमित ने पूछा है, हाउ डज अरिस्टोटल एस्टेब्लिश हिज ओन थियरी ऑफ सब्सटेंस बाय रिफ्यूटिंग अदर थियरीज ऑफ सब्सटेंस। बहुत अच्छा सवाल है। अरिस्टोटल ने अपना जो सब्सटेंस का सिद्धांत है उसे दूसरे जो सब्सटेंस के सिद्धांत हैं उसे रिफ्यूट कर, उसकी आलोचना करके स्थापित किया है। कैसे? रमित देखो, वो है कि अरिस्टोटल ने बताया कि प्लेटो ने आइडिया को सब्सटेंस माना था, लेकिन आइडिया सब्सटेंस नहीं हो सकता क्योंकि वह तो केवल लिविंग बींग्स की व्याख्या कर सकता है, आइडिया कॉन्शस है। उधर दूसरा सिद्धांत जिसे इन्होंने रिजेक्ट किया सब्सटेंस के रूप में, वह है मैटर, डेमोक्रिटस का। वो कहते हैं कि मैटर कैसे सब्सटेंस होगा, वह तो अनकॉन्शस है, केवल नॉन लिविंग थिंग्स की व्याख्या कर सकता है, इसलिए वो सब्सटेंस नहीं होगा। सब्सटेंस तो वो होगा जो पूरे विश्व की व्याख्या कर सके। और इसलिए अरिस्टोटल ने अपना सिद्धांत सब्सटेंस का दिया और कहा कि सब्सटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म, और दोनों का एक समष्टि है जिससे आधार पर बड़ी आसानी से विश्व के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की व्याख्या हो सकती है। दूसरा प्रश्न चंद्रमौली जी ने किया है, वह है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अरिस्टोटल्स डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म एंड मैटर इन हिज थ्योरी ऑफ कॉजेशन। बहुत अच्छा उम्दा सवाल है। वस्तुतः अरिस्टोटल का जो फॉर्म एंड मैटर का सिद्धांत है वो उनके कॉजल थ्योरी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। कैसे? इस तरह कि ये फॉर्म और मैटर ये तो अल्टीमेट रियलिटीज के रूप में मानते हैं, और आपने यह भी देखा कि मैटर इंडिटरमिनेट है, क्वालिटीलेस है, एट्रीब्यूटलेस है, और फॉर्म में शेप तो एक एलिमेंट है, उसका फंक्शन भी एक एलिमेंट है। इसको हमने एक हाथ के उदाहरण के आधार पर बताया कि हाथ का जब तक फंक्शन होता रहता है तभी उसको हम हाथ कहते हैं, कट कर गिर जाता है तब उसे लंप ऑफ फ्लैश एंड बोन्स कहते हैं। तो इस प्रकार फॉर्म एंड मैटर की बात उन्होंने की, और तब इस फॉर्म एंड मैटर को, ध्यान दीजिए चंद्रमौली, फॉर्म एंड मैटर को उन्होंने अपने कॉजल थियरी में सिद्ध किया, जहां उन्होंने 4 प्रकार के कारणों की चर्चा की, और उन 4 कारणों को 2 कारण में रिड्यूस किया। पहले फाइनल कॉज को एफिशिएंट कॉज में, एफिशिएंट को फॉर्मल कॉज में, और इस प्रकार फॉर्मल कॉज बना। दूसरा मटेरियल कॉज है। फॉर्मल कॉज से उन्होंने फॉर्म को निकाला और मटेरियल कॉज से उन्होंने मैटर को निकाला। तो इस प्रकार मैटर और फॉर्म दोनों को वो जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है उसके आधार पर फाइनली उन्होंने सिद्ध किया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और इस प्रकार चंद्रमौली आपके सवाल का यही जवाब होगा। तीसरा है, while Plato's metaphysics is a visionary one, Aristotle's metaphysics is a descriptive one, explain fully, giving the essential differences between the views of two thinkers regarding the nature of reality। यह बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल के जवाब देने में सुरेंद्र आपको जो कॉन्टेम्पोररी थिंकर एक है स्ट्रॉसन, उसने 2 प्रकार के मेटाफिजिक्स की चर्चा की है। पहला है विजनरी मेटाफिजिक्स, जो
अल्टीमेट रियलिटी के संबंधित प्रश्नों का जवाब देता है। इस अर्थ में प्लेटो विजनरी मेटाफिजिशियन है, क्योंकि प्लेटो ने ही रियलिटी की बात करते हुए कहा कि आइडिया इज द रियलिटी। जबकि दूसरा मेटाफिजिक्स स्ट्रॉसन के अनुसार वह है जिसमें जब हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उदाहरण के लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट और पर्सन का मतलब है लिविंग बींग्स, ये दोनों का अर्थ समझ लेते हैं तो विश्व को समझने में आसानी हो जाती है, हम समझ सकते हैं। तो ये दो प्रकार के मेटाफिजिक्स हैं। अब यहाँ प्लेटो ने चूंकि रियलिटी संबंधित प्रश्नों का जवाब दिया है, इसलिए जो प्लेटो का मेटाफिजिक्स है वो विजनरी है। और अरिस्टोटल, ध्यान देंगे, अरिस्टोटल ने शुरू किया अपने दर्शन को फॉर्म एंड मैटर कॉन्सेप्ट से ही। तो इससे यह पता चलता है कि जो फॉर्म एंड मैटर का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जिसके आधार पर ये कहा जाता है, एक इंप्रेशन मिलता है कि वस्तुतः अरिस्टोटल भी लगता है कि वो उस तरह की डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसी बात नहीं है। यानी वो आगे चलकर वो बताते हैं कि वस्तुतः मैटर एंड फॉर्म अल्टीमेट रियलिटी है, जिसे वे सब्सटेंस कहते हैं। तो अंततः अरिस्टोटल भी विजनरी मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। चौथा सवाल है वरुण का, डज अरिस्टोटल ट्रीट मैटर एज ए सब्सटेंस? गिव रीजन फॉर आवर आंसर। अब इसका आप जवाब देंगे वरुण कि अरिस्टोटल का सब्सटेंस का सिद्धांत है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म एंड मैटर दोनों है। जैसे एक मनुष्य है जिसका फॉर्म है, आइडिया है मैननेस, और मैटर है उसकी बॉडी। लेकिन मैटर अकेला वो सब्सटेंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें केवल मैटर है, फॉर्म नहीं है। इसके आधार पर अरिस्टोटल ने मैटर को सब्सटेंस नहीं माना है, उसे रिजेक्ट किया है। अब अंतिम सवाल नरेश का है, हाउ डज अरिस्टोटल्स नोशन ऑफ कॉजेशन डिफर फ्रॉम द मॉडर्न नोशन ऑफ कॉजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तुतः अरिस्टोटल का जो कॉजेशन का सिद्धांत है वो मेटाफिजिकल है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु के ओरिजिन, उत्पत्ति की व्याख्या करता है। लेकिन साइंस अपनी कारणता सिद्धांत के आधार पर किसी पर्टिकुलर इवेंट को एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर पाइप फट जाता है तो साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें चूंकि पानी का प्रेशर था इसलिए फट गया, पर्टिकुलर इवेंट को। इसलिए इनका जो कॉजल सिद्धांत है अरिस्टोटल का वो मेटाफिजिकल है, जबकि साइंस का कॉजल सिद्धांत एपिस्टेमोलॉजिकल है। दूसरा अंतर है कि साइंटिफिक कॉजेशन में यह डिफिनीशन दिया गया है, मिल ने दिया है कि कॉज इज अनकंडीशनल इमीडिएट एंटीसीडेंट। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, एंटीसीडेंट। यानी साइंस ये मानता है कि कारण किसी इवेंट का एंटीसीडेंट होगा, बाद में नहीं होगा। लेकिन अरिस्टोटल को आपने देखा कि उन्होंने कहा कि एक फाइनल कॉज भी होगा, उससे घड़े का वाटर कंटेन करना फाइनल कॉज है। तो इस दूसरे बात के आधार पर भी आप उस अरिस्टोटल के कॉजेशन को और साइंटिफिक कॉजेशन को भिन्न कर सकते हैं। इस प्रकार मैं समझता हूं कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब हो जाता है। अब मैं दो शब्द आश्रम आयुष अकादमी के विषय में करूंगा और आपको बताऊंगा कि आश्रम आयुष अकादमी 18 वर्षों से वो फिलोसफी और एथिक्स में कोर्सेस दे रहा है। और खुशी की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर करके बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर, डीएम और एसपीएच, कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर आदि के पोस्ट पर आसीन हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ ज्वाइन करें। फैकल्टी जो मैं खुद बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हेड रहा हूँ, और आपने देखा हमारे विषय में जो मैंने बताया, तो मैं हर
कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करता हूं और वही चाहिए जो रिक्वायरमेंट है आंसर को देने में। वो एक खास बात है, वो जनरल एग्जामिनेशन की तरह आईएएस का एग्जामिनेशन नहीं, आप लोग सब जान लो, बल्कि उस आईएएस के एग्जामिनेशन में आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटीज है उसे रिफ्लेक्ट कराना है, और यह काम मैं कर रहा हूँ। पहले बताता हूँ क्या क्वालिटीज आप एडमिनिस्ट्रेटर का है, और तब मैं एक एक कर बताता हूँ कि आपके आंसर के किस पार्ट में आप किस क्वालिटी को रिफ्लेक्ट कराओगे। यही करने के चलते हमारे स्टूडेंट्स 300+ स्कोर कर रहे हैं और आईएएस और आईपीएस बनकर निकल रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यह जो ऑनलाइन हमारे कोर्सेस हैं उस कोर्स को आप ज्वाइन करें और आप भी एक आईएएस और आईएपीएस के पद पर आसीन हो। इसी के साथ मैं इस वेबिनार को समाप्त करता हूं। थैंक्स।